गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले क्लास में विस्तार पूर्वक भारतीय संविधान के निर्माण और संविधान के निर्माण तथा उसके महत्व पर प्रकाश डाला। हमने पिछले क्लास में विभिन्न समयों पर संविधान पर हुई चर्चा का जिक्र किया। आज हम लोग संविधान सभा के समक्ष बहस के विषयों का चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर 15 लेक्चर 35। चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा के समक्ष बहस के प्रमुख विषय साइलेंट टॉपिक्स ऑफ डिबेट बिफोर द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। संविधान सभा को परिस्थितियों के आलोक में कार्य करना था। देश के सामने विभिन्न प्रकार की कठिनाई थी। संविधान सभा ने उन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसे इस प्रकार से तैयार किया। नेक्स्ट पॉइंट है नागरिकों के अधिकारों का प्रश्न, क्वेश्चन ऑफ सिविलियन राइट्स। इसमें मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों, शोषित वर्ग को विशेष अधिकार प्रदान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मुद्दा। इसमें प्रमुख रूप से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मुद्दा रखा गया, जो अत्यंत ही संवेदनशील था। इसी के कारण भारत का विभाजन हुआ। मद्रास के बी पोखर बहादुर ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का समर्थन करते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत किया। पोखर बहादुर के अनुसार अल्पसंख्यक हर जगह होते हैं, हम उन्हें चाहकर भी नहीं हटा सकते। हम एक उसी राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता है जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक भी सद्भाव तथा सौहार्द से रह सके। पृथक निर्वाचन की इस मांग का संविधान सभा के राष्ट्रवादी सदस्यों ने घोर विरोध किया। सरदार पटेल ने भी निर्वाचन का विरोध किया। उनके अनुसार पृथक निर्वाचन राजनीति के लिए जहर के समान है। इसके कारण कोई भी विभिन्नता झेलनी पड़ सकती है। दुनिया में कहीं भी पृथक निर्वाचन प्रणाली नहीं है। गोविंद बल्लभ पंत ने उनकी बातों का समर्थन किया। पंत ने कहा कि लोकतंत्र में व्यक्ति को अपने लिए काम औरों के लिए अधिक फिक्र करनी पड़ती है। यहाँ खंडित निष्ठा के लिए कोई जगह नहीं है। सारी निष्ठाएं केवल राज्य पर केंद्रित होना चाहिए। सारे मुसलमान भी पृथक निर्वाचन के पक्ष में नहीं थी। बेगम इजाज रसूल का विचार था कि पृथक निर्वाचन आत्मघाती सिद्ध होगा, क्योंकि इसमें अल्पसंख्यक बहुसंख्यक से कट जाएगी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को संविधान सभा ने अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट है दमित जातियों की अधिकारों का प्रश्न। संविधान सभा में भारतीय समाज के शोषित तथा दबे कुचले की समस्याओं पर भी व्यापक विचार विमर्श हुआ। सामाजिक तथा आर्थिक रूप से कमजोर तबकों, आदिवासियों आदि की दशा सुधारने के लिए क्या उपाय किए जाए। किसान नेता तथा समाजवादी विचारक NG रंगा ने कहा कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर पर की जानी चाहिए। असली अल्पसंख्यक कौन है, इसका उत्तर देते हुए NG रंगा ने कहा था, महोदय,
अल्पसंख्यकों के बारे में बहुत बातें हो रही है। पाकिस्तान प्रांत में रहने वाले हिंदू, सिख, यहाँ तक कि मुसलमान भी अल्पसंख्यक नहीं है। असली अल्पसंख्यक इस देश की जनता है। आप आदिवासी इलाके में जाइए, उनके अपने कानूनों, उनके अपने जनजातियों कानूनों उनकी जमीन को उनसे नहीं छीना जा सकता, लेकिन हमारे व्यापारी वहां जाते हैं तथा मुक्त बाजार के नाम पर उनकी जमीन छीन लेते हैं। सूदखोर पैसा देता है और जमीन मूलभूत शिक्षा नहीं है। असली अल्पसंख्यक यही लोग हैं जिन्हें सुरक्षा तथा सुरक्षा का आश्वासन मिलना चाहिए। जयपाल सिंह ने पंडित नेहरू से कहा था कि अगर भारतीय जनता में ऐसा कोई समूह है जिसके साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा है तो वह मेरा समूह है। मेरे समूह को 6000 साल से अपमानित किया जा रहा है, अपेक्षित किया जा रहा है। इसके बावजूद भी मैं पंडित जवाहरलाल के शब्दों पर विश्वास करता हूँ। उन्होंने कहा कि आदिवासी के लिए कुछ पृथक सीट के आरक्षण की व्यवस्था आवश्यक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी मांग रखी थी। 1932 में इंग्लैंड के मैकडोनल ने भी इस घोषणा में विभिन्न अल्पसंख्यक वर्गों के साथ साथ दलितों के लिए भी कौंसिल में अलग से स्थान सुरक्षित कर दिए गए थे। महात्मा गांधी ने इस निर्णय के विरोध में आमरण अनशन किया था। बाद में 26 दिसंबर को परिजनों के नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा महात्मा गांधी के मध्य पुनः समझौता हुआ था, जिसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था समाप्त कर दिया गया था। श्रीमती बेल्यूधन का मत था कि आरक्षण से अधिक आवश्यक है सामाजिक विषमताओं को दूर करना। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।